Hello, my dear students. Welcome to the online lecture of Railways, Bridges and Tunnel RBT class. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में भी आप लोगों के जितने जो फैमिली है वो सब स्वस्थ होगी। तो आज का लेक्चर है रेल्स, क्रीप, फेलियर्स, जॉइंट्स एंड वेल्डिंग पे। तो ये एक प्रेजेंटेशन है जिसको मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ और इसको मैं थोड़ा सा बताता भी जाऊंगा साथ साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। रेल्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रेल्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, वो जिसमें आपको डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेल्स, उसके एडवांटेजेस वो आपको बताए गए थे। तो यहाँ पे भी देखिए वही डेफिनेशन रेल की दी है। रेल्स are the members of the track laid in two parallel lines, same है, to provide an unchanging, continuous and level surface for the movement of trains। तो जो हम कवर कर चुके हैं उस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इट इज टू बी एबल टू विदस्टैंड हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। दीज आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए थे, रेल के फंक्शन क्या होते हैं। तो जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं वो उसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक फ्लैट फुटेड रेल का बना हुआ है सेक्शन। दिस इज फ्लैट फुटेड रेल। यहाँ पे हेड है, ये इसका वेब है और ये बेस है। देखिए यहाँ पे जो बेस है ये फ्लैट है, इसीलिए इसको फ्लैट फुटेड रेल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ऊपर ये है रनिंग सरफेस, यहाँ पे जो व्हील पहिया चलता है। इसको एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इसका सपोज ऊपर से जो व्हील है वो इस तरीके से आता है और ये ऊपर ऐसे, ये ट्रेन का व्हील है। ठीक है, ये व्हील का फ्लेंज होता है ताकि पहिया बाहर ना आए। ये इनर साइड है, ये साइड जो होती है वो पटरी की इनर साइड होती है। एक पटरी यहाँ पे होगी इस तरह से, ठीक। तो ये इनर साइड है। जो फ्लेंज होता है व्हील का वो अंदर होता है ताकि जो व्हील है वो बाहर ना चला जाए, बाहर स्लिप ना हो जाए। ठीक, आप लोग कभी देखिएगा अगर तो आपको ये दिख जाएगा व्हील। यहाँ पे देखिए ये हेड एंगल है, यहाँ से जो ये एंगल बना रहा है दिस इज हेड एंगल, दिस इज कॉल्ड फिलेट। ये फिनिशिंग कहलाती है, ये पोर्शन जो आपका है दिस इज फिनिशिंग। दिस इज वेब, ये बताया था। बेस एंगल देखिए यहाँ पे, ये जो हॉरिजॉन्टल से ये वाला जो स्लोप हो रहा है इसका फुट, इसका जो ये एंगल है दिस इज बेस एंगल। और ये है आपकी बेस विड्थ। और हाइट देखिए यहाँ फ्लैट से लेके ऊपर तक टोटल इसकी ये हाइट हो गई। ठीक है, तो ये एक सेक्शन है फ्लैट फुटेड रेल का। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल रेल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो एक बार इसको रीडिंग कर लेना, पढ़ लेना। इसको पॉज करके आप यहीं पे वीडियो को इसको रीड कर सकते हैं। एक आइडियल रेल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ। या आप वीडियो को पॉज करके आप रीडिंग कर सकते हो, अपने कॉपी में आप इसके नोट्स बना सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। कमेंट करके आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो अगर कोई किसी भी इस पॉइंट में डाउट होता है तो। आगे चलते हैं। सी, ये एक टिपिकल साइट की पिक है जहाँ पे आपका ट्रैक बिछा हुआ है। हालांकि काफी पुराना दिख रहा है ट्रैक देखने में। इसमें आपको सबसे ऊपर दिखा रहा है रेल। यहाँ पे देखिए ये रेल लगी हुई है, फ्लैट फुटेड रेल है। उसके बाद है स्लीपर, ये लकड़ी के स्लीपर्स लगे हुए हैं। ठीक, ये लकड़ी के स्लीपर्स हैं। देखिए ये क्रैक भी हो गया है यहाँ पे। फास्टनर्स, फास्टनर्स क्या होते हैं? जो रेल्स को स्लीपर के साथ जोड़ते हैं, है ना। ये देखिए ये फास्टनर लगा है, यहाँ पे फास्टनर लगा हुआ है, यहाँ पे ये फास्टनर लगे हुए हैं। ये रेल को स्लीपर के साथ देखिए यहाँ पे ये बोल्ट्स लगे हुए हैं, इससे टाइट किया गया है। तो दे आर कॉल्ड फास्टनर्स। उसके बाद नीचे है बैलास्ट। बैलास्ट जितनी भी आपको नीचे एग्रीगेट दिखाई दे रहा है, ये स्टोन एग्रीगेट, ये पूरा आपका
बैलास्ट है। तो ये है बेसिकली ट्रैक कंपोनेंट्स या पी-वे कंपोनेंट्स भी आप इसे कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेल्स डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में भी, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन फिर से दे देता हूँ कि फॉर्मली वुडन रेल्स आर यूज्ड विथ थिन प्लेट्स लेटर। बहुत शुरुआत में जब रेल्स स्टार्ट हुई थी कभी, तो लकड़ी के रेल यूज करी गई थी। बहुत पहले की बात है ये, वो ज्यादा समय तक यूज नहीं हुई थी। उसके बाद कास्ट आयरन की रेल बनी, उसके बाद मालिबल आयरन की रेल बनी, रॉट आयरन, एंड लास्ट इज steel. At present, classified mainly into 3 types: double-headed, bull-headed and flat-footed. ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये डबल हेडेड और बुल हेडेड, ये इसमें मैं फिर से नहीं जाऊंगा। देखिए ये डबल हेडेड है, ऊपर एक हेड है, नीचे भी हेड है, ये बताया था पिछले लेक्चर में। सी ये यहाँ पे भी ये चेयर है, ये जो चेयर लगी हुई है, चेयर पे डबल हेडेड रेल है आपकी, और ये पैकिंग दी हुई है इसको सपोर्ट देने के लिए। बुल हेडेड, जिसमें हेड आपका हैवी होता है, सी यहाँ पे ये हैवी हेड वाला जो रेल होती है और नीचे फुट होता है, दैट इज बुल हेडेड। ये भी एक साइड की पिक है, यहाँ पे देखिए बुल हेडेड रेल लगी हुई है और उसको स्टेबल यानी उसको अपनी जगह पे स्थिर रखने के लिए चेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ फास्टनर्स नहीं लगे हैं, यहाँ पे चेयर्स लगाई गई है। चेयर्स ज्यादा बड़ी होती हैं, हैवी होती हैं, और बुल हेडेड और डबल हेडेड रेल्स में चेयर्स यूज की जाती हैं। फ्लैट फुटेड रेल में चेयर यूज नहीं होती, ये एक एडवांटेज है, जिससे कॉस्ट में कमी आ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है हमारी। ये आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, ये पिछले लेक्चर्स में हो चुका है। ठीक है, ये भी बताया था फ्लैट फुटेड रेल्स दे वर इन्वेंटेड बाय चार्ल्स विनोल्स इन 1836, ऑल्सो नोन एज विनोल्स रेल्स। तो ये आप याद रखिएगा। एडवांटेजेस भी हमने डिस्कस किए थे, तो मैं इसमें भी अभी डीप में नहीं जाऊंगा अभी इस लेक्चर में। ये एक सेक्शन है फ्लैट फुटेड रेल का, ऊपर यहाँ पे देखिए ये इसका हेड है, ये वेब है, अगेन दिस इज फुट। तो ये सारे एंगल्स आपको अभी बताए थे पिछले स्लाइड में, आप देख लेना। नाउ सी, यहां थोड़ा सा समझने की चीज है, स्टैंडर्ड रेल सेक्शन। तो स्टैंडर्ड रेल सेक्शन क्या होता है, ये अभी आपको यहां पे समझना है। रेल डेजिग्नेटेड बाय इट्स वेट फॉर यूनिट लेंथ। मतलब हम रेल को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, कैसे उसको बताते हैं कि उसका डेजिग्नेशन कैसे होगा। इट इज वेट फॉर यूनिट लेंथ। तो रेल जो लेंथ आती है वो 13 मीटर की लेंथ आती है, एक स्टैंडर्ड रेल लेंथ होती है जो। अब उसका कुछ वेट होता होगा, ठीक। तो 1 मीटर लंबी पटरी का जो वेट होता है उसको हम यूज करते हैं रेल को डेजिग्नेट करने के लिए, यानी 1 मीटर लेंथ का जो वेट होगा, ठीक है, उसको डेजिग्नेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 60 kg पर मीटर लेंथ है आपकी, कोई आपके पास एक रेल है, उसको डेजिग्नेट किया गया है 60 kg पर मीटर से। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर उसकी जो लंबी पट्टी होगी या 1 मीटर का जो टुकड़ा होगा उस पटरी का, वो उसका वेट कितना होगा, 60 kg, 60 किलो। ठीक है, इसी तरह 72 किलो भी हो सकता है, वो जो भी हो सकता है, जो भी 1 मीटर लेंथ का वेट होगा उसको हम ऐसे दिखाते हैं, वेट इन केजी पर मीटर। तो ये तरीका है रेल को डेजिग्नेट करने का। वेट एंड सेक्शन ऑफ रेल गवर्न्ड बाय मेनी फैक्टर्स। नाउ वेट और सेक्शन दे आर गवर्न्ड बाय मेनी फैक्टर्स। कौन कौन से हैं, पहला है गेज ऑफ ट्रैक। आपका ट्रैक का गेज क्या है, नैरो गेज है, ब्रॉड गेज है। नैरो गेज में आपका कम हल्की पटरी लगेगी, ठीक है, और ब्रॉड गेज में हैवी रेल आपको लगानी है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, हाई स्पीड के लिए हैवी रेल का यूज करेंगे आप। टाइप एंड स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स, अगर स्पेसिंग कम है तो आप लाइटर सेक्शन में भी जा सकते हैं, स्पेसिंग ज्यादा है तो आपको हैवी सेक्शन यूज करना पड़ेगा रेल का। डेप्थ ऑफ बैलास्ट कशन,
बैलास्ट की कितनी डेप्थ है, हेवीएस्ट मूविंग लोड लाइकली टू क्रॉस ओवर द रेल। तो जिस ट्रैक के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं या जिस ट्रैक पे हम पटरी लगा रहे हैं उस पे ज्यादा से ज्यादा कितना लोड मूव कर सकता है। अगर सिर्फ पैसेंजर ट्रेन है तो पैसेंजर ट्रेन का लोड कम होता है एज कंपेयर टू गुड्स ट्रेन। ठीक है, जो मालगाड़ी होती है उसका लोड ज्यादा होता है। पैसेंजर ट्रेन का, एक्सप्रेस या मेल कोई भी ट्रेन हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, उसका लोड एज कंपेयर टू गुड्स ट्रेन वो कम होगा, गुड्स ट्रेन का लोड ज्यादा होता है। तो वो भी हम पहले देखते हैं रेलवे के सर्वे में ही कि इस पे से कौन कौन से लोड या कितना मैक्सिमम लोड इस ट्रैक से होकर जाएगा। अगेन स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स भी आपका सेक्शन को डिसाइड करेगा। स्लीपर्स की स्पेसिंग कम है तो आप हल्का लाइटर सेक्शन में जा सकते हैं। स्लीपर की स्पेसिंग आपको ज्यादा रखनी है। जाहिर सी बात है, जब स्लीपर आप दूर दूर लगाओगे तो जो पटरी आप बिछाओगे वो पटरी कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो आप हैवी सेक्शन लगाओगे। और अगर आपने स्पेसिंग कम रखी है स्लीपर की, उसमें आप हल्की रेल भी यूज कर सकते हो। मैक्सिमम एक्सल लोड दैट कैन बी कैरीड बाय अ रेल डिपेंड्स ऑन इट्स वेट। तो जो रेल का जो वेट है या उसका जो डेजिग्नेशन है उसी पे डिपेंड करता है मैक्सिमम एक्सल लोड। एक्सल लोड क्या होता है? ट्रेन का जो लोड होता है, ट्रेन का जो व्हील लोड होता है, दैट इज एक एक्सल में दो व्हील्स होते हैं ना, एक एक्सल में दो व्हील्स होते हैं। जैसे ये सपोज आपका एक्सल है, यहाँ पे एक पहिया लगा हुआ है और एक पहिया यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, एक पटरी नीचे है, एक पटरी यहाँ पे नीचे है। तो ये क्या कहलाता है? ये असेंबली कहलाती है एक्सल। तो एक्सल का जो लोड है वो आपका डिपेंड करेगा आपका रेल सेक्शन पे। इन इंडिया द कैपेसिटी विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखिए कैसे निकालेंगे हम। मैक्सिमम एक्सल लोड इज इक्वल्स टू 560 इंटू सेक्शनल वेट ऑफ रेल इन पाउंड्स पर यार्ड और केजी पर मीटर। तो सपोज अगर आपकी कोई रेल है 52 केजी की, 52 केजी का मतलब यहाँ पे क्या है? 1 मीटर जो आपकी लेंथ है, 1 मीटर की आपकी लेंथ है, उसका वेट है 52 केजी। ठीक, तो 52 केजी रेल मतलब 1 मीटर लंबी रेल का जो टुकड़ा है उसका वेट है 52 किलो। तो 52 केजी रेल मैक्सिमम एक्सल लोड कितना हो जाएगा? इसी को हम 560 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या आ गया? 29.12 टन। ठीक है, तो केजी में आएगा, उसको आप 1000 डिवाइड कर देंगे तो वो आपको टन्स में मिल जाएगा। ये है मैक्सिमम एक्सल लोड निकालने का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस यूज्ड इन इंडियन रेलवेज। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से सेक्शंस हम यूज करते हैं इंडियन रेलवेज में। तो स्टैंडर्ड रेल्स यूज इन इंडियन रेलवेज आर 60 केजी, 52 केजी, 90 आर, 75 आर, 60 आर एंड 50 आर। ये कुछ रेल सेक्शंस हैं जो हम इंडिया में यूज करते हैं। 60 केजी एंड 52 केजी आर इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। ये बहुत ही रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुई हैं। अदर रेल्स हैव इट्स इन एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में पहले यूज होती थी ब्रिटिश टाइम में, अब इसका यूज नहीं होता है। अब हम एमकेएस या एसआई सिस्टम को ही यूज करते हैं। आर स्टैंड फॉर रिवाइज्ड ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे जो आर है ना, ये 75 आर, 60 आर, 50 आर, आर का मतलब है रिवाइज्ड ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन। आईआर स्टैंड फॉर इंडियन रेलवेज। अब यहाँ पे देखिए ये कोड में दिया हुआ है द स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस एंड स्टैंडर्ड रेल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। गेज के अकॉर्डिंग आपका रेल सेक्शन दिया है। ठीक, अभी मैंने बताया था डेजिग्नेट कैसे करेंगे, केजी पर मीटर में। तो 60 केजी पर मीटर के लिए टाइप ऑफ सेक्शन इज यूआईसी। यूआईसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है। आईआरएस इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। रेल की लेंथ
13 मीटर्स। ठीक, मीटर गेज में देखिए इस रेल की लेंथ 12 मीटर है। अब इंडिया में ज्यादातर जो रेल लेंथ आती है वो 13 मीटर्स की ही आती है। आपको याद रखना है रेल एक पटरी की जो लेंथ है, एक रेल की जो लेंथ है दैट इज 13 मीटर्स। इसके बाद डिटेल्स ऑफ स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस, ये भी कोड का उन्होंने एक शॉर्ट लिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसमें आपका रेल सेक्शन है, उसका वेट पर मीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्शनल स्क्वायर, जो उसका एरिया है किसका, आपका जो ये सेक्शन है, ये वाला पूरा, ये वाला सेक्शन है ना, ये पूरा ये सेक्शन अगर हम ले लें इसको इस तरह से, ये इसका पूरा एरिया यही दिया है यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्शन इन स्क्वायर mm। ठीक है, अब यहाँ पे डायमेंशंस हैं ABCDEF, ये अलग अलग उसके रेल के ही डायमेंशंस हैं। यहाँ पे भी देखिए डायमेंशंस दिए हुए हैं। एक फ्लैट फुटेड रेल है, ये स्टैंडर्ड FF रेल सेक्शन है। यहाँ पे 52 kg रेल सेक्शन है। यहाँ पे जितनी भी आपको रीडिंग्स है ये आपको mm में मिलेंगी। ये 67 mm है। बेस विड्थ 136 mm है। स्लोप दिया हुआ है, यहाँ का भी स्लोप दिया है। वेब की विड्थ दी हुई है 155, टोटल हाइट है 156 mm। Rail sections of type 90R are able to carry only 10 gross metric ton of annual traffic। ये 90R, अभी ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है आप लोगों को। देखिए आपका जो सिलेबस है वो इतना डीप में नहीं जा रहा है, ये थोड़ा प्रेजेंटेशन डिटेल में है, तो आप पढ़ने को पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपके सिलेबस में इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक हैवियर सेक्शन दैट इज 52 kg और 60 kg आर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, हैवी सेक्शन जो होते हैं 52 kg और 60 kg आर हैवी सेक्शंस व्हिच आर यूज्ड फॉर हैवी लोड्स एंड इंक्रीज्ड ट्रैफिक। They can withstand annual traffic of 20 to 25 gross metric ton and speed of 130 kilometers per hour। जो 52 kg और 60 kg के सेक्शंस हैं वो आपकी हाई स्पीड, देखिए 52 kg पे आपकी जो ट्रेन है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकती है, और 60 kg वाला अगर सेक्शन है तो उस पर आप 160 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी ट्रेन जो यहाँ पर इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन हैं, सुपरफास्ट, राजधानी या शताब्दी, उन सभी के लिए जो उनका ट्रैक है उस पर जो आपकी जो रेल लगी है दैट इज ईदर 52 और 62 गेजी सेक्शन। एडवांटेजेस ऑफ हेवियर रेल्स, इकोनॉमिकल, क्योंकि लॉन्ग रन में आपका जो ट्रैक है वो हैवी लोड्स को कैरी करेगा, तो ज्यादा समय के लिए देखें तो वो आपका इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, कॉस्ट वेरीज एज डेप्थ ऑफ रेल, स्ट्रेंथ वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द डेप्थ, हेंस हैवी रेल सेक्शन इज इकोनॉमिकल। देखिए कॉस्ट कैसे वेरी करेगा, डेप्थ ऑफ रेल, जितना डेप्थ आपका रेल का ज्यादा होगा आपका कॉस्ट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ वेरीज स्क्वायर ऑफ द डेप्थ। ठीक है, डेप्थ जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। आई बीम आपने अगर पढ़ा हो, आई बीम क्या होता है, ये इस तरीके से एक बीम होती है, इसे आई बीम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी जो वेब होता है, वेब की जो हाइट होती है, ये आप जितनी ज्यादा रखेंगे उतनी ही ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना। इसकी कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। सिमिलरली जो एक रेल होती है उसमें भी उसकी जो हाइट होती है वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेप्थ। सपोज ये डी है तो स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेप्थ। Stiffness varies as square of weight, strength as 3/2 power of weight। Stiffness क्या होती है, stiffness is force required to produce
यूनिट डिफ्लेक्शन। स्टिफनेस देख लीजिए, स्टिफ होती है, स्टिफनेस को डिनोट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा इज इक्वल टू W बाय, एक मिनट, स्टिफनेस K से डिनोट करते हैं, K इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे W क्या है, फोर्स, और डेल्टा है आपका, सॉरी, डेल्टा है आपका डिफ्लेक्शन। ठीक है, डेल्टा आपका डिफ्लेक्शन है। तो फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज स्टिफनेस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, सपोज 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन के लिए जितना फोर्स लगेगा वो आपकी स्टिफनेस कहलाती है। ठीक है, स्टिफनेस वेरीज एज स्क्वायर ऑफ वेट एंड स्ट्रेंथ एज 1.5 या 3/2 पावर ऑफ वेट। और भी इसके आगे एडवांटेजेस दिए हुए हैं। व्हील मूव्स ओवर द रेल्स ऑफ इनसफिशिएंट कैपेसिटी, डिप्रेशन एंड देयरबाय एडिशन ड्रैगिंग ऑफ लोकोमोटिव कॉजेज वेस्टेज ऑफ पावर एंड कैपेसिटी। अगर व्हील्स आपकी जो रेल है वो व्हील लोड को कैरी करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो जो ड्रैगिंग फोर्स आएगा लोकोमोटिव पे या इंजन पे, वो उस पे लोड ज्यादा आएगा, उसको खींचने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए और फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। और अगर आपका रेल सेक्शन हैवी है तो आपको इंजन पे इतना लोड नहीं आएगा उसको खींचने में। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है इन यूएसए रिजल्ट, ये आप इससे रिलेटेड नहीं है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग लेंथ ऑफ रेल। अब रेल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि एक रेल लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ जो है इंडिया में वो 30 मीटर या 13 मीटर की है। सॉरी, 13 मीटर की स्टैंडर्ड रेल लेंथ है। तो उसको कैसे डिसाइड किया है, वो कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे लॉन्गर द रेल लेसर द जॉइंट्स एंड फिटिंग। तो एक रेल सेक्शन जितनी लंबी होगी उतने ही कम आपके जॉइंट्स होंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर छोटे छोटे पीस आप जोड़ोगे तो जॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे, और अगर आपका जो रेल का जो लेंथ है वो ज्यादा है तो जॉइंट्स आपके कम हो जाएंगे ट्रैक में। लॉन्गर रेल्स प्रोवाइड स्मूदर एंड कंफर्टेबल राइडिंग ऑफ ट्रेन। जितने कम जॉइंट्स होंगे उतनी ही कम उसमें दिक्कतें आएंगी, या उतनी ही ज्यादा आपकी राइड कंफर्टेबल हो जाएगी, है ना। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स वो आपके जो फेलियर के सेक्शन होते हैं, वहां पे कभी कभी रेल दब जाती है, कोई जॉइंट उठ जाता है, कोई जॉइंट बैठ जाता है। तो जब वो लेवल सरफेस से ऊपर या नीचे हो जाता है, तो जब पहिया उसके ऊपर से जाता है, गुजरता है, तो वो उसको डिस्कम्फर्ट करता है आपकी ट्रेन को। वहां पे वो एक स्मूथ राइड नहीं होती है, वहां पे एक जर्क आ जाता है। ठीक है, तो जितनी लंबी रेल सेक्शन आप यूज करेंगे उतने ही कम जॉइंट्स होंगे, और जितने कम जॉइंट्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी राइड स्मूथ होगी। फॉलोइंग फैक्टर्स गवर्न द रेल लेंथ। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लंबी रेल्स बनाने का जो कॉस्ट है वो देखना पड़ेगा। डिफिकल्टीज इन हैंडलिंग लॉन्ग रेल्स। आपकी लॉन्ग रेल अब इतनी भी लंबी नहीं होनी चाहिए कि आप उसको ट्रांसपोर्ट ना कर सके। सपोज किसी फैक्ट्री में रेल बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, फिर वहां से आपको उस फील्ड पे भी तो ले जाना है जहाँ पे आप ट्रैक बिछा रहे हैं पीवे का, तो वहां पर आपको रेल ट्रांसपोर्ट करना है आपको, चाहे वो ट्रेलर में लेके जाना हो या रेल सेक्शन को कैरी करने के लिए भी एक वैगन होता है, तो वो भी उस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है, उस हिसाब से रेल की लेंथ डिसाइड की जाती है। लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लॉन्गर रेल्स। से मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आई है अगर बहुत ज्यादा लंबी रेल आप बनाते हैं। डिफिकल्टीज इन हैविंग अ बिगर एक्सपेंशन जॉइंट फॉर लॉन्ग रेल्स। जितनी ज्यादा रेल आपकी लंबी होगी उतना ही ज्यादा उसमें एक्सपेंशन होगा। आप लोगों ने पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, डेल्टा एल, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ने पे लेंथ में इंक्रीज होता है, दैट इज डेल्टा एल। ये
क्या होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल। ठीक है, अल्फा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और एल क्या है, कैपिटल एल, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज इन लेंथ। जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका जो लेंथ है वो, ये जो लेंथ थी इनिशियल एल थी, बाद में कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल। तो कितना एक्सपैंड कर गई, डेल्टा एल एक्सपैंड कर गई। वो कितना होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। तो जितनी लंबी आप सेक्शन या रेल सेक्शन आप यूज करोगे उतना ही ज्यादा उसमें एक्सपेंशन होगा, और जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा उतना ही ज्यादा गैप आपको फिर जॉइंट में देना पड़ेगा। अभी आप जब आगे जॉइंट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जॉइंट्स की जो गैपिंग है वो कैसे रखी जाती है। ठीक है, तो लॉन्गर रेल्स के लिए आपका गैप ज्यादा हो जाएगा और शॉर्टर रेल्स के लिए गैप आपका कम होगा। हैवी इंटरनल थर्मल स्ट्रेसेस, अगेन वही थर्मल स्ट्रेसेस मैंने आपको बताया, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो उसमें थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। मिनिमम रेल लेंथ इज 3.6 मीटर। स्टैंडर्ड रेल लेंथ इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो सबसे छोटी रेल अगर कहीं यूज की गई होगी तो वो है 3.6 मीटर की, तो बहुत छोटा पीस हो गया, लगभग 3.5 मीटर का। और स्टैंडर्ड रेल लेंथ ये डिफरेंट होती है अलग अलग कंट्रीज में। जैसे इंडिया में जो स्टैंडर्ड रेल लेंथ है वो 13 मीटर है, दूसरे देशों में अलग कम ज्यादा हो सकती है। वियर ऑन, वियर मतलब जो रेल घिस जाती हैं, जिसके पहिया जो ट्रेन बार बार मूव करती हैं, लोड आता है जाता है, ड्यू टू फटीग, ड्यू टू स्ट्रेसेस, ड्यू टू रिवर्सिबल नेचर ऑफ स्ट्रेसेस, वो वियर एंड टियर उसमें हो जाता है, वो ट्रेन ऊपर से घिस जाती हैं। ठीक है, तो ड्यू टू लोड एंड मूवमेंट ऑफ व्हील्स ऑन द सरफेस ऑफ रेल, रेल हेड गेट्स वॉर्न आउट। तो जब उसमें से पहिया चलता है, ट्रेन चलती है, तो उसका जो हेड है वो ऊपर से घिस जाता है, इसका, रेल का। ठीक है, जब ट्रेन स्पेशली ज्यादातर ये कहाँ पे होता है, स्टेशन पे होता है। स्टेशन पे होता है या जहाँ पे ट्रेन ज्यादा लेती हैं। जब स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो वो ब्रेक लगाती है, तो ब्रेक लगाती है तो रुकते रुकते ट्रेन स्किड करती है। पहिया तो उसका रुक जाता है लास्ट में, लेकिन वो थोड़ा सा स्किड करती है, मतलब वो उस पर स्लिप होती है, किस पे, रेल पे। तो जब पहिया आपका रेल पे स्किड करेगा तो वो उसको वेयर करेगा। वेयर मतलब उसको घिस देगा, पटरी को घिस देगा। पहिए भी घिसते हैं लेकिन पटरी ज्यादा घिसती है। और दूसरा केस कब होता है, जब ट्रेन एक्सेलरेट करती है, वो भी ज्यादा एक्सेलरेट करती है, जब स्पीड पकड़ती है। जैसे स्टेशन से जब ट्रेन चलती है, जब चलती है तब भी वो पहिया जो है वो मूव करता है और वो पटरी को पीछे की तरफ पुश करता है। आप उसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, जैसी ट्रेन चलेगी, पहिया घूमेगा, तो वो पटरी को क्या करेगा, वो उसको पीछे की तरफ धकेलेगा, तभी तो ट्रेन आगे बढ़ेगी, है ना। तो उस टाइम भी आपका जो वियर एंड टियर है वो ज्यादा होगा। तो ड्यू टू लोड एंड मूवमेंट ऑफ व्हील्स ऑन द सरफेस ऑफ रेल्स, रेल्स हेड गेट वॉर्न आउट। ठीक है, नाउ मेन रीजंस कौन कौन से हैं वेयर एंड टियर के, इम्पैक्ट ऑफ मूविंग लोड, जो इम्पैक्ट आता है व्हील लोड का, इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया जब ट्रेन एक्सेलरेट करती है, स्पीड पकड़ती है, तब वियर एंड टियर ज्यादा होता है। जब डी एक्सेलरेट करती है या ब्रेक लगता है तो वियर एंड टियर ज्यादा होता है। ब्रेकिंग ऑफ व्हील्स, अगेन ब्रेक जब लगते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डी एक्सेलरेशन। तो जब ब्रेक लगता है तो पहिया स्किड करता है, तो वियर एंड टियर ज्यादा हो जाता है। एब्रेशन ड्यू टू रेल व्हील इंटरेक्शन, पटरी के ऊपर जब व्हील मूव करता है उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से भी वो एब्रेशन हो या वियर एंड टियर होता है। इफेक्ट्स ऑफ वेदर कंडीशंस, अब आपकी जो ट्रैक है वो डिपेंड करता है कौन से वेदर कंडीशंस में आपने लगाई है। सपोज कोस्टल रीजन है, समुद्र के किनारे आपने ट्रैक बिछाया है, वहां पे हवा में नमी ज्यादा होती है, तो रेल ट्रैक आपका जो है वो जल्दी
कोरोड हो जाता है या उसमें जंग जल्दी लगने के चांसेस होते हैं। तो वेदर कंडीशंस कैसी हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है, आपकी वेयर एंड टियर कितनी जल्दी होगी या कितनी ज्यादा या कम होगी। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ मटेरियल सच एज सैंड। अगर आपने सपोज राजस्थान में आपने ट्रैक बिछाया, तो राजस्थान का जो एरिया है वो ज्यादातर पूरा डेजर्ट एरिया है ना, वहां की जो सॉइल है दैट इज सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में जो रेत होती है, वो रेत क्या करती है, वो आपकी पटरी के ऊपर आके बैठ जाती है, और जब उसपे से व्हील निकलते हैं ट्रेन के, तो एब्रेजन आपका ज्यादा होता है, वेयर एंड टियर ज्यादा होता है। लैक ऑफ मेंटेनेंस, अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा ट्रैक का एट रेगुलर इंटरवल्स, तो भी वेयर एंड टियर आपका ज्यादा हो जाएगा। Lot of material of rail had worn out, causing a decrease in the weight of the rails। अब वेयर एंड टियर की वजह से क्या होता है, जब ऊपर का पोर्शन हेड आपका घिस जाता है, तो आपका जो रेल सेक्शन है उसका वेट कम हो जाता है। नॉर्मल सी बात है, जब आपका हेड घिस जाएगा ऊपर से, तो उसका जो सेक्शन वेट, जो सेक्शनल वेट था, मान लो 50 kg 52 kg रेल था, वो आपका कम हो जाएगा। या 60 kg रेल सेक्शन आपने लगाया था, तो वो भी आपका सेक्शनल वेट कम हो जाएगा। लॉस ऑफ वेट शुड नॉट बी एक्सेसिव, ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेसेस विल एक्सीड परमिसिबल वैल्यूज अदरवाइज, अगर आपका वेट कम हो जाएगा तो स्ट्रेसेस आपकी जो परमिसिबल वैल्यूज हैं, जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं, उससे ज्यादा हो जाएंगे, आपका फेल होने के चांसेस रेल के बढ़ जाएंगे। रेल रिन्यूअल हैज टू बी डन इन सच केसेस, जब बहुत ज्यादा हेड घिस जाता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ रेल्स, तो आपको रेल को रिप्लेस करना पड़ता है, पुरानी पटरी हटा के नई पटरी लगानी पड़ती है। टाइप्स ऑफ वियर ऑन रेल्स, अब ये टाइप ऑफ वियर्स है, ये आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है, अगर आप चाहो तो उसकी रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको एक एक करके आगे जा रहा हूँ, आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। अब ये वियर ऑफ रेल ऑन द टॉप ऑफ रेल हेड, ये ऊपर का जो हेड रेल होता है, हेड पोर्शन, उसमें वियर है, उसके बारे में दिया है। वियर ऑफ रेल्स एट एंड्स ऑफ रेल, जहां पे रेल एंड होती है, जहां पे जुड़ती है एक दूसरे से, वहां पे जो वियर एंड टियर होता है। वियर ऑफ रेल ऑन दी साइड्स ऑफ दी हेड ऑफ रेल, ठीक है, हेड का जो साइड होता है वहां पे कैसे वियर एंड टियर होता है। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हैं, ये आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। मेथड्स टू रिड्यूस वियर, हम वियर एंड टियर को कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनिंग है ये, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बातें नहीं है, अगर कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। रिन्यूअल ऑफ रेल्स, रेल्स को कब रिन्यू करना है, उसको पुरानी रेल्स को निकाल के नई रेल्स कब लगाना है। आफ्टर एक्सपायरी रेल्स आर रिन्यूड। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिन्यूअल ऑफ रेल्स, वियर ऑफ रेल्स मैक्सिमम 5%, 5% से ज्यादा अगर वेयर एंड टेयर हो जाता है, तो आपको फिर आपकी रेल को रिन्यूअल की जरूरत पड़ती है। यूज ऑफ हैवियर लोकोमोटिव्स, अगर आपने ट्रैक बिछाया था लाइट ट्रेनों के लिए, हल्की ट्रेनों के लिए, और उसके बाद अब आपको उस पर हैवी ट्रैफिक जाना है, गुड्स ट्रेन जानी है, हैवी ट्रेन जानी है, तो आपको पटरी को चेंज करना पड़ेगा, लाइट सेक्शन को निकाल के हैवी सेक्शन को आपको लगाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रांच लाइन, सपोज आपको पहले जो ब्रांच लाइन मतलब मेन लाइन में से ही आपको लाइन निकालनी है। सपोज एक बहुत जल्दी आसपास में एक कस्बा बना है जिसको हमें रेल से जोड़ना है, तो जो मेन लाइन जा रही होगी उसके पास से, वहां से ब्रांच लाइन निकाल के उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो वहां पे भी आपको ओल्डर रेल्स निकाल के न्यू रेल्स लगानी पड़ेंगी। बेंडिंग ऑफ रेल्स, रेल अगर बेंड हो जाती है उस केस में भी आपको हटा के नई रेल लगानी पड़ेगी। रेल फेलियर्स, उसके रीजंस, समटाइम्स रेल्स फेल सडनली विदाउट एनी नोटिस। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फेलियर आर एज फॉलोज।
अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फेलियर का कारण बनते हैं? पहला है एक्सल लोड ऑफ लोकोमोटिव। जो भी ट्रेन ऊपर से आपके पटरी के ऊपर से गुजरेगी उसका एक्सल लोड कितना है, ज्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग रेल का फेलियर होने के चांसेस होते हैं। कांस्टेंट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। एक ही ट्रैक पे अगर आपके जो सपोज एक ही सिंगल ट्रैक है जहाँ पे डबल लाइन नहीं है, सिंगल लाइन है, तो उसी लाइन पे ट्रेन अप करती है और ट्रेन डाउन भी करती है ना। कई सारे लाइंस ऐसी हैं, कई सारे रूट ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी डबल लाइन नहीं है, सिंगल लाइन है। उसी एक पटरी पे ट्रेन एक एक सपोज यहाँ पे एक स्टेशन, यहाँ पे एक स्टेशन है, इस सपोज ये एक स्टेशन ए है, यहाँ पे स्टेशन बी है, तो एक ही पटरी बिछी है दोनों स्टेशन के बीच में, तो एक ही ट्रेन इस पे से पहले इधर जाती है और वही ट्रेन वापस इसी पटरी पे इधर आती है। ठीक है, तो जब एक ही ट्रैक पे टू एंड फ्रो मोशन होता है तो वहां पे जो स्ट्रेसेस होते हैं वो रिवर्स होते हैं। तब इस तरफ से इस तरफ ट्रेन जा रही है तो स्ट्रेसेस का नेचर इस डायरेक्शन में होगा, और जब ट्रेन वापस आएगी इसी ट्रैक पे तो स्ट्रेसेस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। तो ये सिचुएशन कहलाती है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। तो कांस्टेंट रिवर्सल स्ट्रेसेस में यही होता है, आपकी जो फेलियर है वो जल्दी होता है ट्रैक का। डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चर। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, क्रैक है, या पटरी कहीं दब गई है, कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो भी आपकी रेल फेल हो सकती है। डिजाइन ऑफ रेल जॉइंट्स। अगर आपने एक रेल को दूसरी रेल से प्रॉपरली ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे भी आपकी रेल फेल हो सकती है। जॉइंट्स मैंने पहले भी बताया था, दे आर वीक सेक्शंस। जॉइंट्स जो होते हैं वो वीक सेक्शन होते हैं, वो ज्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं उसके। सॉरी। फटीग कॉस्ड बाय शियरिंग स्ट्रेसेस। नाउ फटीग क्या होता है? जो कांस्टेंट, ये मैंने बताया था ना, स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उसकी वजह से फटीग होता है। तो फटीग भी एक कारण है आपके रेल फेलियर का। एक ही सेक्शन के ऊपर से सपोज आपका ये ट्रैक है, ये आपकी पटरी है और ये व्हील्स हैं, किसके? ट्रेन के। ठीक है, ये व्हील है, तो ट्रेन मूव कर रही है एक तरफ से दूसरी तरफ। एक सेक्शन ले लेते हैं, सपोज ये सेक्शन हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ये पटरी है, तो इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे पहले ये व्हील जाएगा, फिर ये व्हील आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो पहला व्हील जब इस पे आएगा बाकी सारे पीछे होंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद दूसरा व्हील आएगा, कुछ सेकंड, या अगर बहुत ज्यादा स्पीड है तो मिनी सेकंड्स आप समझ लो, माइक्रो सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, तो उन सेकंड्स के बीच में इस पॉइंट के ऊपर से एक पहिया जाएगा, फिर दूसरा पहिया जाएगा, फिर तीसरा पहिया जाएगा, तो क्या होगा? इस पे लोड आएगा फिर हट जाएगा, फिर लोड आएगा फिर हट जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा? फटीग डेवलप होगा, क्योंकि बार बार रिपीटेडली लोड इस पे आ रहा है एट रेगुलर टाइम इंटरवल। इसकी वजह से भी रेल फेलियर आपका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेल रिन्यूअल। आप कितनी जल्दी पटरियों को चेंज करते हैं? अगर आप बहुत समय के बाद चेंज कर रहे हैं तो फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर रेगुलर इंटरवल पे चेंज होती रहती है पटरियां तो फेल होने के चांसेस कम होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रेल जॉइंट्स। जॉइंट्स को आप मेंटेन करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जॉइंट्स का मेंटेनेंस नहीं होगा तो रेल फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज रेल लेंथ, क्वालिटी, सेक्शन, वेल्डिंग, स्पीड ऑफ ट्रेन। ये सभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रेल फेलियर्स को। ठीक है, रेल का लेंथ, उसकी लंबाई, उसकी क्वालिटी, उसका सेक्शन, उसकी वेल्डिंग। वेल्डिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे पटरियां आपस में जोड़ी जाती हैं वहां पे वेल्डिंग की जाती है। स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है, ज्यादा है या कम है, वो भी आपका रेल फेलियर को एग्रीवेट कर सकती है। नाउ ये है टाइप्स ऑफ रेल फेलियर। तो ये आपको पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपके ये रेलेवेंट नहीं है इतना, ना ही आपके सिलेबस में ही।
कोनिंग ऑफ व्हील्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कोनिंग ऑफ व्हील्स क्या होता है। फ्लेंज ऑफ व्हील्स आर नेवर मेड फ्लैट। ठीक है, एक यहाँ पे देखते हैं पहले। यहाँ पे देखिए ये व्हील है, ठीक है, यहाँ पे एक ये पटरी है, यहाँ पे एक पटरी है, नीचे स्लीपर होगा, यहाँ पे दिखाया नहीं है, और ऊपर यहाँ पे देखिए ये व्हील है और एक इधर व्हील है, ये ट्रेन का व्हील है, पहिया है, और ये बीच में जो रॉड देख रहे हैं आप, ये इसका एक्सेल है। ठीक है, तो ये पूरा एक एक्सेल हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, पटरी जो है वर्टिकल नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्ट है अंदर की तरफ। यहाँ पे भी जो पटरी है ये अंदर की तरफ टिल्ट है ना। यहाँ पे देखिए स्लोप दिया हुआ है, ये वाला, ये वाला स्लोप दिया हुआ है 1:20, और इसका भी स्लोप कितना है 1:20। ठीक है, ये देखिए ये भी स्लोप्ड है, ये भी स्लोप है, और यहाँ पे ये भी स्लोप है, और ये भी स्लोप है। तो स्लोप जो है वो दोनों अंदर की तरफ है। ठीक, यहाँ वाला इस तरफ है, यहाँ वाला इस तरफ है। इससे क्या होगा, इस स्लोप की वजह से जब पहिया इस पे मूव करेगा, ये हमेशा अंदर की तरफ, इसकी टेंडेंसी होगी अंदर की तरफ स्लिप करने की, है ना, और इसकी टेंडेंसी होगी अंदर की तरफ इस तरफ स्लिप करने की। तो जब ये पूरा व्हील असेंबली अंदर की तरफ इसकी टेंडेंसी है स्लिप करने की, तो ये बाहर की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए ये स्लोप दिया जाता है व्हील्स में। देखिए ये नॉर्मली आपको जो नॉर्मल गाड़ियों के व्हील होते हैं उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेन का जो पहिया अगर आप कहीं देखने को मिले आपको, तो आप उसको ध्यान से देखना, आपको जो पहिया दिखेगा वो इस तरह से स्लोप्ड होगा। ठीक है, इसी को हम, ये स्लोप को आगे ऐसे कर दें और इसको हम बढ़ा के ऐसे कर दें, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये कोन बन गया ना, एक कोन बन गया। इसी को कहते हैं हम कोनिंग ऑफ व्हील्स। ये व्हील्स के पहिए को जो हम स्लोप देते हैं, इसको कहते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लेंज कोन्ड 1:20, ये 1:20 इसका यहाँ का स्लोप है। नीचे देखिए, नीचे क्या दिया है, इनर व्हील, आउटर व्हील। अच्छा, ये तो लेवल ट्रैक पे हो गया। ये यहाँ पे नीचे वाला फिगर है बिहेवियर ऑफ कोन्ड व्हील्स ऑन कर्व। तो कर्व पे आपका क्या होगा, ये इनर रेल थोड़ा नीचे को होगी, आउटर रेल थोड़ा सा ऊपर को होगी। ठीक, प्रेजेंट इन द शेप ऑफ कोन विद अ स्लोप ऑफ 1:20, व्हेन व्हील आर मूविंग ऑन ट्रैक देयर इज अ चांस ऑफ लेटरल मूवमेंट। मैंने बताया था जब आपका स्लोप इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ स्लोप है, तो आपका व्हील बाहर नहीं जाएगा, तो ट्रांसवर्स या लेटरल मूवमेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ट्रेन आपकी पटरी पे ही चलेगी, पटरी से बाहर नहीं उतरेगी। विदाउट कोनिंग इट विल कॉज अ सडन इम्पैक्ट ऑन द साइड ऑफ रेल्स। अगर ये कोनिंग हम नहीं करेंगे यहाँ पे, अगर आप ये कोनिंग नहीं करेंगे, तो ये जो व्हील का जो फ्लेंज है, ये आपके हेड से बार बार टकराएगा, या इन दोनों में क्या होगा, वेयर एंड टेयर होगा, बार बार ये सट के चलेगा, इसको घिसेगा, खुद भी घिस सकता है या पटरी को भी घिस सकता है। ठीक है, तो ये गैप भी मेंटेन रहता है इस स्लोप की वजह से। ये स्लोप इसलिए दिया जाता है ताकि आपका ये गैप मेंटेन रहे पटरी के हेड और इसके फ्लेंज के बीच में। यहाँ पे भी सिमिलर केस। कोनिंग ऑफ व्हील्स इज मेनली डन टू मेंटेन द व्हीकल इन द सेंट्रल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रैक। अब कोनिंग इसीलिए की जाती है ताकि आपका जो ये पूरा एक्सेल है, ये आपका बीचों बीच सेंटर में बना रहे। सपोज ये सेंटर है, तो ये सेंटर में आपका बना रहेगा, क्योंकि इधर भी अंदर की तरफ स्लोप है और इधर भी आपका अंदर की तरफ स्लोप है, तो ये ना इधर जाएगा और ना ही ये इधर जाएगा। सेंटर में ही आपका एक्सेल बना रहेगा और हेड से भी ये नहीं टकराएगा, तो कोनिंग आपकी व्हील्स सफल हो जाती है। कोनिंग करने का आपका जो
पर्पज है वो सफल हो जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस एक बार देख लेते हैं। स्मूथ राइडिंग पॉसिबल बट द प्रेशर ऑन द इनर एज में कॉज इट्स वियरिंग। इनर एज पे अगर कभी जो टच होता है, अगर सपोज आपका ये वाला पोर्शन जब इससे टच होता है तो वेयर एंड टियर हो जाता है, घिस जाता है। गेज वाइडनिंग हैपन्स समटाइम्स। इसकी वजह से क्या होता है, ये स्लोप है, यहाँ पे भी स्लोप है, तो ये इस पे प्रेशर डालता है। ठीक है, ये जो व्हील है ये इस पे प्रेशर डालता है पटरी पे। तो कभी कभी क्या होता है, पटरी थोड़ी सी बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाती है। तो जब अगर मान लो ये पटरी बाहर चली गई या ये बाहर चली गई या दोनों बाहर चली गई, तो आपका जो गेज है, गेज क्या था, एक रेल से दूसरी रेल के बीच का इनर डिस्टेंस। तो अगर पटरी आपकी बाहर की तरफ भागेगी तो आपका गेज बढ़ जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज है, गेज वाइडनिंग जिसे कहते हैं। इफ बेस प्लेट्स आर नॉट प्रोवाइडेड स्लीपर्स अंडर आउट रेल्स में डैमेज। अगर यहाँ पे नीचे आपने प्लेट नहीं ली है यहाँ पे, ठीक है, इसको स्लोप किया है लेकिन प्लेट नहीं लगाई, तो आपका जो नीचे का स्लीपर है वो डैमेज हो जाएगा। टू मिनिमाइज दीज इफेक्ट्स टिल्टिंग ऑफ रेल्स इज डन बाय यूजिंग इंक्लाइंड बेस प्लेट्स। ठीक है, तो इसीलिए जब हम रेल को लगाते हैं तो नीचे उसके एक प्लेट लगाते हैं। ठीक है, उसको प्लेट लगाने के लिए इस तरह की एक प्लेट लगाते हैं। ठीक, नीचे से ये फ्लैट होती है और ऊपर ये स्लोप होती है 1:20 का। उसके ऊपर रेल रख के हम फिर उसको नीचे स्लीपर से जोड़ देते हैं। क्रीप ऑफ रेल हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूंगा। और वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई डाउट हुआ हो, जो पोर्शंस मैंने आपसे कहा है पढ़ने के लिए वो आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसमें अगर कहीं आपको डाउट होता है तो आप कभी भी ग्रुप में आप पूछ सकते हो। लेक्चर खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर कोई सजेशन देना चाहें आप लोग तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। अगर मैं फास्ट जाता हूं तो आप बता सकते हैं, अगर मुझे थोड़ा स्लो चलना है या फास्ट चलना है, कोई भी सजेशन हो, कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग अपने नोट्स कॉपी बना रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।